नमस्कार, देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट कर उत्तराखंड को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 से 450 मेगावाट स्थायी आवंटन किए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किए जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तराखंड राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट स्थायी आवंटन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों एवं टावरों को पुनर्स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावरों का सर्वे कराकर इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाए। इसका परीक्षण कराकर प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करा करके कांग्रेस को झटका दे सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में यह संकेत दिया है। हालांकि ये खुलकर कुछ नहीं बोले। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी और कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। हमारी पूरी टीम वहाँ लग चुकी है और बहुत अच्छे मतों से हम उस चुनाव को जीतेंगे। और पिछली बार भी कांग्रेस जमानत जब्त हुई थी, इस बार भी कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। एक उत्साह है वहाँ पर है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। कांग्रेस के अंदर आक्रोश इस बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते हैं और गुमराह करा। इसलिए कांग्रेस में एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग, एक ज्येष्ठ प्रमुख से लेकर अनेकों जो कांग्रेस के जो वहाँ के कभी ना कभी प्रत्याशी रहे, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के रहे हों चाहे बाकी, सब ने पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डीडीहाट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर और स्थानीय विधायक बिशन चुफाल पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि डीडीहाट के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए और सामुदायिक केंद्र का भवन जो जर्जर अवस्था में है उसको नया बनवाया जाए, जिससे गर्भवती महिलाओं को एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध हो सके। डीडीहाट में 1996 से लेकर आज तक बिशन सिंह चौफाल विधायक के रूप में जीतते चले आ रहे हैं। 6ठी बार के विधायक हैं, 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, केएमवीएन के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, 2 बार के जिला अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम पदों को 40 सालों से सुशोभित करने के बाद भी आज उस डीडीहाट की ये हालत है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है डीडीहाट का, उसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन और एक एक्सरे की मशीन नहीं है। वो सिर्फ एक रेफर सेंटर। डीडीहाट में 1996 देहरादून में सोमवार को बीजेपी ने गढ़वाल मंडल के लिए वोटर चेतना महाअभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोटरों को रिझाने का प्रयास करेगी ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिल सके और बीजेपी सत्ता पर फिर से काबिज हो सके। इस कार्यक्रम में गढ़वाल मंडल से सभी प्रमुख बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, जहां उन्हें नए वोटरों को साधने का टास्क दिया गया। वोटर चेतना महाअभियान के तहत बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को 18 साल के ऊपर के युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का लक्ष्य दिया है, यानी वोटर आईडी बनवाई जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों के नाम में वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि है उसको भी सही कराया जाएगा। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए थे उनके नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वाए जाएंगे। देखिए, वोटर चेतना अभियान अभी तक जो मतदाता नहीं बन पाया उसको मतदाता बनाना, कुछ मतदाताओं के स्थान परिवर्तन हो गए हैं उनको ठीक करना, इसके साथ साथ ऐसे अनेकों नव मतदाता जो 18 वर्ष के, अभी एक प्रथम चरण और 1 जनवरी 2024 का द्वितीय चरण, उसमें हम सब लोगों को सबसे बड़ा काम करा। अभी तक ये एनजीओ सरकारी संस्थाएं करती थी, लेकिन देश के सशक्त राजनीतिक दल होने के नाते हम भी इस अभियान में प्रमुखता से जुड़ें। इस विषय को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को इस काम में हम जोड़ेंगे और उद्देश्य वही है कि
कि भारत के लोकतंत्र में मतदान का जो महत्व है उसका जागरण करना। टिहरी जिले की चंबा में सड़क पर दौड़ रही कार के ऊपर पहाड़ टूटकर गिर गया। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मृतकों के शव निकाले गए। इस हादसे में 2 महिलाओं और एक 4 महीने के बच्चे की जान चली गई। 1:30 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी हमको कि चंबा में एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड है और यहाँ पर आप मौके पर देख रहे हैं कि अब से करीबन अभी 3 घंटे होने वाले हैं। सर्च अभियान हमारा चल रहा है। इसमें अभी तक हमने 3 बॉडीज़ रिकवर करी है और उसमें 2 महिलाएं हैं, एक बच्चा है। इसके अतिरिक्त अभी भी सर्च अभियान हमारा जारी है। पूरा मलबा हटाएंगे तब तक हमारी मशीन्स काम कर रही है। 6 जेसीबी लगी है यहाँ पर और भी मशीन्स हमने बुला ली है यहाँ पर। और आसपास जो घर अभी भी संवेदनशील एरिया में आ रखे हैं उनको भी हमने खाली कराया है। उनको 1:30 बजे मानसून की बारिश ने उत्तराखंड में तबाही मचा रखी है। रविवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव के मंदिर परिसर को नुकसान हुआ है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के लिफ्ट वाले हिस्से का पुश्ता ढह गया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी भारत गिरी जी महाराज ने बताया कि इससे मंदिर में किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि मजदूर लगाकर मलबे को साफ किया गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु की आवाजाही में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। उत्तराखंड बस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए गुजरात के तीर्थ यात्रियों का उपचार ऋषिकेश एम्स में चल रहा है, जिनका हालचाल लेने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश एम्स पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घायलों से बात की। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डॉक्टरों से वार्ता कर घायलों को समुचित उपचार देने को कहा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी जिलाधिकारी से मोबाइल पर बात भी की और निर्देश दिए हैं कि यात्रियों का खोया हुआ सामान और मोबाइल ढूंढकर उन तक पहुंचाया जाए। वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर रविवार को हुए इस बस हादसे में ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई है। और यात्रियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यात्रियों का आरोप है कि ड्राइवर गंगोत्री से वापस आते समय बस को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था और इसी कारण ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख पाया और बस बेकाबू होकर के खाई में गिर गई थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उद्यमियों से सीएम धामी ने बातचीत की है। इस दौरान राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिल्ली से सीधा दिखा देते हैं। हम उसकी चिंता सबसे पहले नहीं करेंगे तो नई इंडस्ट्री को लाना थोड़ा कठिन होगा। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, व्यवहारिक बात करूं, तो इसलिए हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने उसके बाद इंडस्ट्री समूह के लोगों ने हमारा धन्यवाद करने के लिए या आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किए और बहुत जल्दी हमने उनके साथ बातें करी हैं और हर साल में 2 बार 3 बार 4 बार जितनी भी जरूरत पड़ती है, हमारे डॉक्टर संधू चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे इंडस्ट्री के सेक्रेटरी, ये सारे लोग लगातार लोगों के लिए ये कभी इन्होंने कोई बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं किया है, हमेशा रास्ता खुला रखा है, जिससे कि उनकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आने वाली समस्याएं हैं, आगे उनको किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं, वो लगातार संवाद हो। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बात, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, उसका समाधान तभी हो सकता है जब लगातार संवाद होता रहे। अभी हमने चूंकि अनेकों अनेक जो योजनाएं बनाई हैं, उनका सेंट्रिक कोई और नहीं है, उनके सेंट्रिक हमारे निवेशक हैं, हमारे काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि वो आएंगे तो वो जहां देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे, वहीं राज्य की तरक्की में भी योगदान देंगे, रोजगार भी देंगे, रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसलिए उनको सुविधा देना ये हमारा संकल्प भी है, हमारा लक्ष्य भी, हमने लक्ष्य रखा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अच्छी बेहतर योजना बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने और साथ ही लगातार जो
इस प्रकार की इंडस्ट्री से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब की मॉनिटरिंग भी लगातार होती रहे, उसके लिए हमने सेतु स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यह भी बनाया है। यह भी जल्दी हमारा उसमें आ जाएगा, कार्य रूप में जल्दी ही आ जाएगा। और 1250 जो अधिनियम है जिसको हटाने का अभी तक हमने चिन्हित किया है, जिनको मतलब अभी तक किया है, उसमें से लगभग 500 अधिनियमों को सिंगल रिपील एक्ट के माध्यम से अभी तक हटाया भी जा चुका है, जिनके बारे में मैंने अभी पहले भी बताया। चलिए आगे बढ़ रहे। देहरादून समेत प्रदेश के 10 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, टिहरी, चमोली, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट है। अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इन 10 जिलों में तेज बारिश और बिजली चमकने के साथ तेज बारिश हो सकती है, जबकि 22 अगस्त से फिर प्रदेश भर में भारी बारिश होने के आसार हैं। मानसून सीजन में प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश से भूस्खलन होने और फसलों के नुकसान होने को लेकर के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी इसको लेकर के आकलन करने का समय नहीं है, बल्कि पहले प्रभावितों को राहत पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी मानसून सीजन जारी है, ऐसे में आपदा की स्थिति में लगातार बनती दिख रही है। ऐसे में अभी नुकसान को लेकर आकलन करने की जगह पर जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको राहत मुहैया कराया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। देखिए, अभी तो आपदा का दौर चल रहा है, अभी नुकसान को आकलन करने का समय नहीं है। अभी तो ये है कि आप जनता को जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरह कर सके, जनता के साथ किस तरह खड़ा हो सके, जनता को किस तरह सुरक्षित रख सके। अभी तो आपदा का दौर चल रहा है, अभी नुकसान को आकलन करने का समय नहीं है। अभी तो ये है कि आप जनता को जो नुकसान है उसकी भरपाई किस तरह कर सके, जनता के साथ किस तरह खड़ा हो सके, जनता को किस तरह सुरक्षित रख सके। अभी तो आपदा का दौर चल रहा है, अभी नुकसान को आकलन करने। उत्तराखंड में आफत की बारिश से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है। सचिव आपदा रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में जिन यात्रियों की मृत्यु हुई है, उनमें से एक के परिजनों की प्रार्थना पर अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा, जबकि अन्य शवों को हवाई मार्ग से गुजरात भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौसम की सक्रियता पर उन्होंने कहा कि मौसम की सक्रियता आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन रही है, लिहाजा इस चुनौती से निपटने के लिए संबंधित सभी अधिकारी और रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही किसी भी हालात से निपटने के लिए स्टैंड बाय में हेलीकॉप्टर भी रखे गए हैं। कल तक येलो अलर्ट था, फिर कल शाम से फिर चेंज हुआ है और आज भी अलर्ट है बारिश का। और इस अलर्ट में चेंज हो रहा है। अभी अलर्ट आती है, फिर हो सकता है येलो अलर्ट हो, वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है शाम या दूसरे दिन आते आते। तो इसके लिए हमारी टीम मतलब पूरी तरह तैयार रहती है। और जैसा कि आपने देखा भी है हमारी रेस्क्यू और रिस्पांस में कि कई जगह हमने काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया है, जाने बचाइए। कल गुजरात इसके यात्री थे जो कि यमुनोत्री हाईवे पे जिनका कि जिलाधिकारी देहरादून ने सोमवार को कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 120 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि जमीन, बिजली, पानी, शिक्षा आदि से संबंधित रही। कई शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं बाकी शिकायतों का संज्ञान लेकर उस पर भी जल्द कार्रवाई करने को कहा गया है।
लैंड के रिलेटेड डिस्प्यूट दो तीन तरह के होते हैं। एक तो हो गया कि आपकी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण हो गया, ग्राम सभा की ज़मीन पे अतिक्रमण हो गया, वो हमारे एसडीएम और तहसीलदार उसका संज्ञान लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्यूट्स हमारे पास आते हैं वो रजिस्ट्री रिलेटेड आते हैं कि दो लोगों की रजिस्ट्री हो गई, किसी ने 10 फीट इधर छोड़ दिया, किसी ने 10 फीट उधर छोड़ दिया। वो बेसिकली सिविल कोर्ट का मैटर हो जाता है जैसे ही रजिस्ट्री वाली रिकॉर्ड में हम जाते हैं। तो वहाँ पे डिस्प्यूट सुलझाने के लिए हम आपसी म्यूचुअली इनको बिठा के और फिर उसके बाद उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करते हैं, और ये मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे पास अभी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।